आज से करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। समय था ट्रायसिक पीरियड के अंतिम भाग का। ट्रायसिक पीरियड में पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे एक ही बड़ा सा लैंडमास में, जिसे कहा जाता है पैंजिया। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय पैंजिया टूटकर अलग होने लगे और इसी वजह से सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस यानी कि पैंजिया के बीचों बीच के इलाके में भारी वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू हुआ। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा आ गया बाहर लावा के रूप में और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस तेजी से बढ़ने लगे। इसके वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा में क्लाइमेट में बदलाव शुरू हुआ, जिसका असर पर्यावरण पर पड़ा। इस क्लाइमेट चेंज के वजह से जमीन पर रहने वाले ज्यादातर प्राणी विलुप्त हो गए। पानी में रहने वाले कई सारे प्रजाति भी विलुप्त हुए। इस घटना को एंड ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। पिछले वीडियो में स्यूडोसुकिया शाखा के जिन प्राणियों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो इस मास एक्सटिंक्शन में लगभग सारे विलुप्त हो गए, सिवाय क्रोकोडाइलोमॉर्फा शाखा के प्राणियों के। उनको तो जिंदा रहना ही था। उनके बिना आज के मगरमच्छों का एवोल्यूशन कैसे होता? उनसे ही तो हुआ है। और स्तनपायी प्राणियों के पूर्वज भी बच गए थे ऑब्वियसली। और जो प्राणी इस मास एक्सटिंक्शन में बच गए थे वो थे डायनासोर्स और टेरोसॉर्स। बाकी कई तरह के आर्कोसॉर्स विलुप्त हो जाने के बावजूद डायनासोर्स कैसे बच गए, इसकी पूरी जानकारी अब भी ठीक से साइंटिस्ट के पास नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स के शरीर छोटे छोटे फेदर्स से ढके हुए होते थे और वोल्केनिक इरप्शंस के बाद जो ठंडा क्लाइमेट का समय आया था, उस समय इन फेदर्स की वजह से डायनासोर्स ठंड में सरवाइव कर पाए। टेरोसॉर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनके शरीर भी छोटे छोटे फेदर्स से ढके हुए होते थे। आर्कोसॉर्स के बाकी ज्यादातर शाखा विलुप्त हो जाने के कारण पर्यावरण में उनके फंक्शंस निभाने के लिए कोई प्राणी नहीं थे और इसी मौके पर डायनासोर्स बहुत सारे प्रजाति में विकसित होकर प्रकृति में इनके जगह ले लिए और डोमिनेंट प्राणी बन गए। पिछले द ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स वाले वीडियो में मैंने आपको डायनासोर्स की शुरुआत के बारे में बताया था। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे मांसाहारी प्राणियों से सॉरिस्चिया और ऑर्निथिस्चिया, इन दोनों शाखाओं के डायनासोर्स का एवोल्यूशन हुआ। अब आगे वाले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे सॉरिस्चिया और ऑर्निथिस्चिया, इन दोनों शाखाओं के अंदर अलग अलग शाखाओं के बहुत सारे प्रजातियों के डायनासोर्स का एवोल्यूशन हुआ। हम एक एक शाखा को लेंगे, उसका एवोल्यूशन शुरुआत से अंत तक देखेंगे और फिर वापस आएंगे किसी दूसरे शाखा के शुरुआत में। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉरिस्चिया शाखा के डायनासोर्स के बारे में, जिसके अंदर शामिल है सॉरोपोडोमॉर्फ्स और थेरोपॉड्स। मगर एक वीडियो में पूरा सॉरिस्चिया शाखा कवर नहीं हो सकता, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ सॉरोपोडोमॉर्फ्स के बारे में बात करेंगे। करीब 23 करोड़ साल पहले इस शाखा के सबसे प्राचीन डायनासोर्स, जिन्हें बेसल सॉरोपोडोमॉर्फ्स कहा जाता है, वो विकसित हुए थे। बुरियोलेस्टिस और यूरैप्टर जैसे छोटे छोटे दो पैरों पर चलने वाले डायनासोर्स सबसे प्राचीन सॉरोपोडोमॉर्फ्स में से है। बेसल सॉरोपोडोमॉर्फ्स में सबसे पुराने शाखाओं में से है सैटर्नेलिडेई शाखा। सैटर्नेलिडेई फैमिली के डायनासोर्स प्राचीन सॉरिस्चियन की तरह ही ज्यादातर दो पैरों पर चलने वाले थे, मगर इनके गर्दन थोड़े लंबे होते थे। ये दिखने में बाद के सॉरोपोड से बहुत ही अलग थे और ज्यादातर सर्वहारी या मांसाहारी भी थे। साइज में ये भी काफी छोटे थे। इस फैमिली में शामिल है सैटर्नेलिया, क्रोमोगीसॉरस, नांदोमेरिम जैसे छोटे दो पैरों पर चलने वाले डायनासोर। ये सभी ट्रायसिक पीरियड में रहने वाले डायनासोर्स थे। इसके बाद प्राचीन सॉरोपोडोमॉर्फ्स का जो शाखा विकसित हुआ, उसका नाम है गुआइबासॉरिडेई। अब गुआइबासॉरिडेई फैमिली में एक ही डायनासोर को रखा गया है, जो है गुआइबासॉरस खुद। ये भी दो पैरों पर चलने वाला डायनासोर था, जो दिखने में थोड़ी ही देर पहले बताया हुआ सैटर्नेलिडेई फैमिली के डायनासोर से बहुत मिलता जुलता है। एक और प्राचीन सॉरोपोडोमॉर्फ डायनासोर्स का फैमिली है उनाइसॉरिडेई, जिसमें शामिल है उनाइसॉरस, मैक्रोकॉलम और जक्लापल्लीसॉरस। ये भी ज्यादातर समय दो पैरों पर चलने वाले छोटे छोटे जानवर थे और इनके गर्दन थोड़े लंबे थे। जक्लापल्लीसॉरस का नाम अलग से मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ये भारत में खोजा गया डायनासोर है। जक्लापल्लीसॉरस के फॉसिल्स भारत के तेलंगाना से मिले हैं और ये ट्रायसिक पीरियड में करीब 20 करोड़ साल पहले रहता था। इसके बाद प्राचीन सॉरोपोडोमॉर्फ्स के कई सारे शाखा विकसित हुए। एक एक करके उनके बारे में बात करते। थेकोडोंटोसॉरिडेई शाखा के डायनासोर्स ट्रायसिक पीरियड के अंतिम भाग में रहते थे। इस शाखा के थेकोडोंटोसॉरस और एग्रोसॉरस जैसे प्राणी पिछले दो पैरों पर चलते थे और सामने के पैर खाने के समय पौधों को खींचकर मुंह की तरफ लाने में इस्तेमाल होते थे।
प्लेटियोसॉरिडी फैमिली इन प्राचीन सौरोपोडोमॉर्फ्स का एक काफी जाना माना शाखा है। इस शाखा में शामिल है यूस्केलोसॉरस, इसी, प्लेटियोसॉरस, ग्रिसलायोसॉरस और यीमेनोसॉरस। इनमें से सबसे फेमस है प्लेटियोसॉरस, जो करीब 2 करोड़ 14 लाख साल पहले यूरोप में रहता था। ये 2 पैरों पर चलने वाला एक शाकाहारी प्राणी था, पर इसका गर्दन काफी लंबा था। सामने के पैर छोटे होने के बावजूद काफी मस्कुलर और बड़े बड़े नाखून वाले थे, जो शायद खाना ढूंढने में और अपने आप को रक्षा करने के लिए काम आता था। प्लेटियोसॉरिडी शाखा के बाकी डायनासोर्स भी कुछ इसी तरह दिखते थे। प्राचीन सौरोपोडोमॉर्फ्स का 3 और शाखा थे, जो बाद में विकसित हुए लंबे गर्दन वाले शाकाहारी सौरोपोड डायनासोर्स के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। ये 3 शाखा है रियोहासॉरिडी, मेसोस्पोंडाइलिडी और लेसेमसॉरिडी। इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स भी काफी सिमिलर थे दूसरे प्राचीन सौरोपोडोमॉर्फ्स के। ये भी पिछले 2 पैरों पर चलते थे, सामने के पैर थोड़े छोटे होते थे और गर्दन भी काफी लंबा था। ऐसे 2 पैरों पर चलने वाले डायनासोर्स का विकास धीरे धीरे ऐसे हुआ कि ये पिछले 2 पैरों के जगह पूरे 4 पैरों पर चलने लगे और इनके गर्दन और पूंछ और भी ज्यादा लंबे होते गए। इसकी 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि गर्दन लंबा होने पर ये और ऊंचे ऊंचे पेड़ से पत्ते खा सकते थे, जहां पर दूसरे शाकाहारी नहीं पहुंच पाएंगे, और दूसरा ये कि शरीर का आकार बड़ा होने पर ये मांसाहारी शिकारियों से ज्यादा आसानी से बच सकेंगे। और ऐसे विकास का प्रमाण हम काफी अच्छी तरह से फॉसिल्स में देख सकते हैं। लेसेमसॉरिडी शाखा के डायनासोर एंटेटोनाइट्रस 4 पैरों पर चलता था, पर कभी कभी अपने सामने के 2 पैरों को चीजें पकड़ने के लिए इस्तेमाल भी करता था। फिर इसके बाद वल्केनोडॉन जैसे प्राचीन सौरोपोड डायनासोर्स का विकास हुआ, जो पूरी तरह से 4 पैरों पर ही चलते थे। प्राचीन सौरोपोड्स में से कुछ फेमस डायनासोर्स की बात करते हैं। शूनोसॉरस चाइना से खोजा गया एक अनोखा डायनासोर है, जो जुरासिक पीरियड में रहता था। ये आकार में कुछ ज्यादा विशालकाय नहीं था, करीब 30 फीट के आसपास लंबा और वजन में 3 टन के आसपास। पर इस डायनासोर की सबसे अनोखी चीज है इसकी पूंछ, जिसमें एक क्लब और स्पाइक्स था। सौरोपोड में ऐसी पूंछ यूनिक है। एक और प्राचीन सौरोपोड का नाम लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसके अवशेष मिले हैं हमारे देश भारत से। 1960-61 में महाराष्ट्र से इस डायनासोर के फॉसिल्स मिले थे। इसके पैर के हड्डियां देखकर किसी ने बड़ा पाव वाला जानवर बताने से इसका नाम दिया गया बड़ापासोरस, और बंगाली पोएट और नोवेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के बाद इसका साइंटिफिक नेम रखा गया बरापासोरस टैगोरी। ये 4 पैरों पर चलने वाला शाकाहारी सौरोपोड करीब 12 से 14 मीटर लंबा था और वजन में 7 टन के आसपास था। ऐसे प्राचीन या बेसल सौरोपोड से धीरे धीरे विकास हुआ यू सौरोपोडा शाखा के प्राणियों का। ये अब पूरी तरह से 4 पैरों पर चलने लगे थे। आकार बढ़ता चला गया और इनके गर्दन और भी लंबे होने लगे। लंबे गर्दन की बात करें तो यू सौरोपोडा के अंदर अपने लंबे गर्दन के लिए सबसे मशहूर शाखा जो विकसित हुआ वो था मेमेंचिसॉरिडी। मेमेंचिसॉरिडी शाखा के सौरोपोड डायनासोर्स में विशालकाय शरीर और बेहद लंबे गर्दन का विकास हुआ। इस शाखा के कुछ सदस्य जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े जानवरों में से है, जैसे मेमेंचिसॉरस साइनोकैनाडोरम। मेमेंचिसॉरस के सारे प्रजातियों में से इसका ही गर्दन सबसे ज्यादा लंबा, करीब 39 फीट लंबा। मेमेंचिसॉरिडी के अलावा यू सौरोपोडा का एक दूसरा शाखा था सीटियोसॉरिडी। सीटियोसॉरिडी परिवार में सबसे मशहूर डायनासोर है सीटियोसॉरस, जो जुरासिक पीरियड में आज जहां इंग्लैंड और फ्रांस है उन्हीं इलाकों में रहता था। सीटियोसॉरस लंबे गर्दन वाला 4 पैरों पर चलता हुआ शाकाहारी प्राणी था। लंबाई में करीब 16 मीटर और वजन में करीब 11 टन के आसपास होता था। सीटियोसॉरस के अलावा इस परिवार में पैटागोसॉरस, पेरिचासॉरस और चेबसॉरस जैसे सौरोपोड डायनासोर्स भी शामिल थे। यू सौरोपोडा के अंदर जो तीसरा शाखा है उसको नाम दिया गया है नियोसौरोपोडा, जो जुरासिक पीरियड में काफी तादाद में विकसित हुए। नियोसौरोपोड्स के मुंह में दांत ज्यादातर सामने की तरफ होते थे और नाक के छेद खोपड़ी में काफी ऊपर की तरफ थे। इसलिए पहले सोचा जाता था कि उनके नाक के बाहरी छेद भी ऐसे सर के ऊपर थे, मगर बाद में खोपड़ी को और स्टडी करके पता चला कि बात ऐसी नहीं है। छेद खोपड़ी में भले ही ऊपर हो, लेकिन नाक का पैसेज बाहर की तरफ खुलता था, मुंह के सामने से ही, जहां पर नाक होना चाहिए। नियोसौरोपोड्स के 2 मूल शाखाएं होती है, डिप्लोडोकॉइडिया और मैक्रोनेरिया। डिप्लोडोकॉइडिया शाखा के सौरोपोड्स अपने पूर्वजों से कई मामले में अलग है, जैसे कि उनके पास पेंसिल जैसी दांत होते हैं और मुंह के आगे का हिस्सा छोटा और सख्त होता था। पेंसिल जैसी दांत पत्ते तोड़ने या पेड़ से पत्ते हटाने के लिए इस्तेमाल होती थी, या फिर नीचे उगने वाले पौधों को चबाने के लिए। अब तक जाने जाने वाले सबसे पुराना डिप्लोडोकॉइड डायनासोर जुरासिक पीरियड में नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला हैप्लोकैंथोसॉरस है। दुख की बात है कि इसका स्कल अभी तक नहीं मिला है। इस शाखा में इसके शामिल होने का सबूत कशेरुका
और पैर के हड्डियों पर आधारित है। डिप्लोडोकॉइडिया के अंदर जो शाखा विकसित हुए उनमें पहला बड़ा शाखा सच में अजीब है, रेबैचिसॉरिडे, जो ज्यादातर क्रिटेशियस पीरियड से जाने जाते हैं। लेकिन एक खोजा गया प्रजाति जो मैराप्यूनिसॉरस फ्रेजिलिमस के नाम से जाना जाता है वो लेट जुरासिक पीरियड से है। ये शायद एक प्राचीन रेबैचिसॉरिड है जो बहुत बड़ा, लगभग 30 से 32 मीटर लंबा है। रेबैचिसॉरिड में काफी जाना पहचाना है नाइजरसॉरस, जो उत्तरी अफ्रीका में क्रिटेशियस पीरियड के पहले भाग में रहता था। नाइजरसॉरस काफी छोटा था सॉरोपॉड्स के हिसाब से, एक इंडियन हाथी के साइज का। उनके स्कल्स काफी बदले हुए थे, जैसे कि उनका चपटा और चौड़ा स्नाउट और मुंह के सामने दांतों का पूरा भंडार, जिसे डेंटल बैटरी कहा जाता है, पर जो सिर्फ मुंह के सामने तक ही सीमित था। दूसरे रेबैचिसॉरिड्स में थे रेबैचिसॉरस और टैटुइनिया जो उत्तरी अफ्रीका से है, और लिमायसॉरस, रेयोसोसॉरस, कैथाटेसॉरा और नॉक्सकैस्पोंडाइलस जो साउथ अमेरिका से है, और हिस्ट्रियासॉरस और डिमांडासॉरस जो यूरोप से है। रिसेंट सालों में रेबैचिसॉरिड्स दुनिया के हर कोने से मिल रहे हैं। बाकी के डिप्लोडोकॉइड्स फ्लैजेलिकोडाटा शाखा में आते हैं। ये लेट जुरासिक और अर्ली क्रिटेशियस में सॉरोपॉड कम्युनिटीज का एक बड़ा हिस्सा थे। उनके पास जो खास खूबियां थे उनमें शामिल है लंबी नीचे की तरफ झुकी हुई स्कल, खोपड़ी में नाक के छेद बिल्कुल ऊपर एक दूसरे को छूते हैं, आगे के पैर पिछले पैर से काफी छोटे हैं और लंबी चाबुक जैसी पूंछ, शायद शिकारियों से रक्षा के लिए। फ्लैजेलिकोडिड्स में दो प्रमुख डिविजन्स है, डाइक्रियोसॉरिड्स और डिप्लोडोकिड्स। डाइक्रियोसॉरिडाई परिवार के सॉरोपॉड्स काफी छोटे थे, अक्सर 10 मीटर या कम, और उनका गर्दन भी बाकी सॉरोपॉड्स की तुलना में काफी छोटा होता था, और इसीलिए शायद ये काफी नीचे के छोटे पौधों को खाते थे। रीढ़ के हड्डियों के ऊपर लंबे लंबे न्यूरल स्पाइन्स जो एक्सट्रीम केसेस में जैसे अमार्गासॉरस और बहादासॉरस के गर्दन पर बहुत ज्यादा लंबे होकर डबल सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाते थे। डाइक्रियोसॉरिड्स को ज्यादातर दक्षिणी महादेशों से जाना जाता है, लेकिन इनके कुछ प्रजाति जुरासिक पीरियड के अंतिम भाग में पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका में भी रहते थे। सबसे जाने पहचाने डाइक्रियोसॉरिड्स में है अफ्रीका से जुरासिक पीरियड का डाइक्रियोसॉरस, अर्जेंटीना से जुरासिक पीरियड का ब्रैकीट्रैकेलोपान और क्रिटेशियस पीरियड का अमार्गासॉरस और बहादासॉरस। जुरासिक पीरियड के मध्य भाग में चाइना में रहने वाला लिंग वुलोंग और भारत में रहने वाला थारोसॉरस सबसे पुराने डाइक्रियोसॉरिड्स है। दूसरा शाखा डिप्लोडोकिडाई ज्यादा मशहूर है। ये काफी बड़े सॉरोपॉड्स थे, कुछ तो 30 मीटर के ऊपर लंबे थे, खास तौर पर एपेटोसॉरिन्स जैसे एपेटोसॉरस और ब्रोंटोसॉरस, और पतले शरीर वाले डिप्लोडोकस या गैलियमोपस और सुपरसॉरस। इनकी खास पहचान उनके विशेष खूबियां में थी, जैसे बहुत लंबी गर्दन जिसमें एक्स्ट्रा रीढ़ के हड्डियां होते हैं और बहुत ही लंबी पूंछ। डिप्लोडोकिड शायद अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपनी लंबी गर्दन से ज्यादा ऊंचे पौधों को खा सकते थे, या फिर ये नीचे के पौधों को चबाने में माहिर थे। फिलहाल लगभग सारे डिप्लोडोकिड्स सिर्फ लेट जुरासिक से ही जाने जाते हैं। एक एक्सेप्शन है लेंकुपाल, जो क्रिटेशियस पीरियड के पहली भाग में अर्जेंटीना में रहता था। डिप्लोडोकिड्स की पूंछ कमर के करीब काफी पेशीदार होती, परंतु उनका पिछला आधा हिस्सा बहुत 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 ही लंबा और पतला होता है। बहुत समय से ये सोचा गया है कि इसे रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक आक्रामक थेरोपॉड के विरुद्ध मारने के लिए, जैसे कि आज के समय में एक मॉनिटर छिपकली या इगुआना करता है। स्मिथसोनियन म्यूजियम के एलोसॉरस का बायां डेंटरी, स्कैप्यूला और रिब्स में घाव है, जो शायद एक डिप्लोडोकिड के मारने का परिणाम है। कुछ लोगों ने इसे और आगे बढ़ाया है और बताया कि ये पूंछ का चाबुक खास रूप से बुलव्हिप की तरह प्रयोग होती थी, यानी कि इसका टिप सुपरसोनिक हो जाता था, चाबुक की तरह हिलाने पर एक शक्तिशाली आवाज बनाता था। यह अब भी चर्चित है कि ऐसे तेज गति से हिलाने पर और आघात करने पर पिछली पूंछ की हड्डियां और मांस को कैसा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा नए स्टडीज दिखाते हैं कि ये डायनासोर्स वास्तव में सुपरसोनिक स्पीड में पूंछ को मार नहीं सकते थे। फिर भी आज के बड़े छिपकलियों की पूंछें रक्षा के लिए काफी बेहतरीन हथियारों जैसे होती है, इसीलिए विशालकाय डिप्लोडोकिड्स का लंबा पूंछ कम गतियों पर भी प्रलयंकरी होता था। अब जिस मोड से डिप्लोडोकॉइडिया शुरू हुआ था उसी पर वापस चलते हैं। नियोसॉरोपॉड्स की दूसरी मुख्य शाखा है मैक्रोनेरिया, जिसका अर्थ होता है बड़े नाक। ये मध्य जुरासिक से लेकर क्रिटेशियस के अंतिम तक पाए जाते थे। इनके कुछ विशेषताएं भी इन्हें दूसरे सॉरोपॉड से अलग करती है, जैसे कि खोपड़ी में बड़ी सी नाक के छेद जो आंखों के ऑर्बिट के बराबर या उससे भी बड़ी होती है, दांतों की संख्या काफी कम, और सामने के पैरों में लंबी मेटाकार्पल हड्डियां। सबसे लंबी मेटाकार्पल रेडियस हड्डी के लगभग आधी या उससे भी लंबी होती थी। प्राचीन मैक्रोनेरियंस में शामिल है कैमेरासॉरस, जो जुरासिक पीरियड के अंतिम भाग में पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका में रहता था।
मध्य जुरासिक पीरियड का तेहुएल्टेसॉरस जो अर्जेंटीना से है, लोरेनासॉरस जिसका जीवाश्म पोर्चुगल से मिला है, और कई सारे। बाद में विकसित हुए मैक्रोनेरियंस जो टाइटानोसॉरिफॉर्मिस शाखा में आते हैं, उनके स्नाउट ज्यादा लंबे थे, नाक के भीतर के छेद खोपड़ी के ऊपर थे, गर्दन बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, सामने के पैरों के ह्यूमेरस हड्डी पिछले पैरों के फीमर हड्डी का लगभग 85% लंबा था। टाइटानोसॉरिफॉर्मिस में एक मशहूर डायनासोर है विशालकाय सौरोपोसाइडन, जो क्रिटेशियस पीरियड के पहली भाग में उत्तरी अमेरिका में रहता था। करीब 59 फीट ऊंचा यह डायनासोर सबसे बड़े डायनासोर्स में से है। टाइटानोसॉरिफॉर्मिस के अंदर भी 3 और मुख्य शाखाएं हैं, ब्रैकियोसॉरिडाई, यूहेलोपोडिडाई और टाइटानोसॉरिया। ब्रैकियोसॉरिडाई शाखा के प्राणी जुरासिक के मध्य भाग से क्रिटेशियस के पहली भाग तक जीवित थे। ये लंबी फोरलिम्ब से पहचानी जाती है, जो इनके हाइंड लिम्ब्स जितनी लंबी या उनसे भी ज्यादा लंबी होती है। 4 पैरों पर चलने वाले डायनासोर्स का इकलौता यही शाखा है जिनमें पैर ऐसी होती है। नतीजा यह होता है कि ब्रेकियोसॉरिड्स बहुत ही ऊंचे जानवर थे, मगर जुरासिक पार्क मूवी के फेमस सीन में ये जिराफा टाइटन जैसे पिछले 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है, वैसा ये शायद नहीं कर सकते थे। जी हाँ, जुरासिक पार्क में जिस डायनासोर को ब्रैकियोसॉरस बताया जाता है, वो असल में ब्रैकियोसॉरस है ही नहीं, और इसके बारे में मेरा पूरा का पूरा वीडियो है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। ब्रैकियोसॉरिड्स में सबसे अच्छी तरह से जाने जाने वाले हैं जुरासिक पीरियड का ब्रैकियोसॉरस नॉर्थ अमेरिका से, जिराफा टाइटन अफ्रीका से, लूसो टाइटन और यूरोपासॉरस यूरोप के लेट जुरासिक से, और क्रिटेशियस के शुरू में रहने वाले एबिडोसॉरस, वेनेनोसॉरस और सिडारोसॉरस वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका से। जुरासिक पीरियड का ब्रैकियोसॉरिड वुइवरिया जो यूरोप से मिला है, और जुरासिक के मध्य भाग में रहने वाला एटलसॉरस नॉर्थ अफ्रीका से, ये शायद सबसे प्राचीन ब्रैकियोसॉरिड्स थे। यूहेलोपोडिडाई टाइटानोसॉरिफॉर्मिस का एक और शाखा है जिसमें शामिल है बेहद लंबे गर्दन वाले डायनासोर्स जो क्रिटेशियस पीरियड में रहते थे। ज्यादातर जाने जाने वाले प्रजाति एशिया से है, लेकिन जुरासिक के अफ्रीकन डायनासोर ऑस्ट्रेलोडोकस एक प्राचीन यूहेलोपोडिड हो सकता है। इसके अलावा यूहेलोपोडिड्स में शामिल है क्रिटेशियस पीरियड के शुरू में रहने वाले यूहेलोपस, शियावानलोंग, फुयांगोसॉरस और उसी समय काल के बाद में अर्केटू, दाशिया टाइटन और रुयांगोसॉरस। ये दोनों डायनासोर्स चाइना से मिले हैं जो क्रिटेशियस पीरियड में रहते थे, और ये दोनों यूहेलोपोडिड्स हो सकते हैं। इनमें से दूसरा वाला यानी कि रुयांगोसॉरस सबसे बड़े डायनासोर्स में एक है, जिसकी फीमर की लंबाई 2.35 मीटर यानी कि 7.7 फुट है। टाइटानोसॉरिया शाखा के सौरोपॉड्स क्रिटेशियस पीरियड के सौरोपॉड्स में मुख्य थे, और ये लगभग पूरे दुनिया में फैले हुए थे। टाइटानोसॉरिया शाखा के डायनासोर्स में जो खास खूबियां थे उसमें शामिल है सामने के पैरों में काफी मजबूत रेडियस और अल्ना हड्डी, काफी फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डियां और ज्यादा चौड़ा हिप बोन्स, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये शायद अपने पिछले 2 पैरों पर ज्यादा अच्छे से खड़े हो सकते थे। अब टाइटानोसॉर्स की जो एवोल्यूशनरी ट्री है वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। एवोल्यूशन के इस पेड़ में कौन सी शाखा में किस प्राणी को बिठाना चाहिए, उसको लेकर साइंटिस्ट के बीच में बहुत सारा डिबेट है। आप लोगों की समझने की आसानी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम टाइटानोसॉर्स की अलग अलग शाखाओं को समझे। टाइटानोसॉरिया के अंदर सबसे पहले विकसित शाखा है एंडेसॉरस और उसके सबसे करीबी रिश्तेदारों की, मगर 2021 में खोजा गया निंजा टाइटन सभी टाइटानोसॉर्स में से सबसे प्राचीन है। पर टाइटानोसॉरिया का एवोल्यूशनरी ट्री के अंदर इसकी जगह एग्जैक्टली कहां पर है वो अभी तक ठीक से पता नहीं चला है। टाइटानोसॉरिया के अंदर एक नया पहचाना गया शाखा है क्रिटेशियस पीरियड में विकसित हुआ डायमेंटिनोसॉरिया। इस शाखा में 2 डायनासोर, साउथ अमेरिका की सर्मिएंटोसॉरस और ऑस्ट्रेलिया की डायमेंटिनोसॉरस, लगभग अपने पूरे खोपड़ी के जीवाश्म से जाने गए हैं। विंटनो टाइटन जो लेट क्रिटेशियस पीरियड के ऑस्ट्रेलिया से है, वो भी शायद डायमेंटिनोसॉरिया शाखा के अंदर है। डायमेंटिनोसॉरस का एक स्पेसिमेन मिला है जो करीब 25 से 30 मीटर लंबा था, और ये ऑस्ट्रेलिया से मिला सबसे बड़ा डायनासोर है। टाइटानोसॉरिया के अंदर एक और शाखा है लिथोस्ट्रोशिया। इस शाखा के टाइटानोसॉर्स के पीठ पर चमड़े के बीच में छोटे छोटे हड्डियां होते हैं जिन्हें ओस्टियोडर्म्स कहा जाता है। क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत में पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला मलावीसॉरस अब तक का सबसे प्राचीन सदस्य है लिथोस्ट्रोशिया शाखा की। इन डायनासोर्स के पीठ पर ये ओस्टियोडर्म्स शायद सुरक्षा के लिए नहीं थे,
ये ओस्टियोडर्म्स डायनासोर के पीठ पर काफी कम संख्या में ही होते थे और इनके हड्डियों का टेक्सचर भी काफी स्पंजी है। ये संभावना है कि वास्तव में इन ओस्टियोडर्म्स के अंदर मिनरल्स का भंडार रहता था जो शरीर में इस्तेमाल होता था, शायद कठोर मौसमों के दौरान या जब मादाएं अंडे पैदा कर रही होती थी। इस लिथोस्ट्रोसिया शाखा में भारत से मिला एक टाइटानोसॉर भी शामिल है, आईएसआईसॉरस। इसके फॉसिल्स भारत के महाराष्ट्र से और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके से मिले हैं। अब आते हैं टाइटानोसॉर्स की सबसे इंपॉर्टेंट शाखा यू टाइटानोसॉरिया के पास। यू टाइटानोसॉरिया शाखा के डायनासोर्स के एवोल्यूशनरी ट्री अब भी पूरी तरह से बताना मुश्किल है। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो यू टाइटानोसॉरिया में दो शाखा विकसित हुए, कोलोसोसोरिया और सॉल्टोसोराइडिया। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। कोलोसोसोरिया एक काफी इंपॉर्टेंट शाखा है जिसका जिक्र नए स्टडीज में की गई है। इसमें दो उपशाखाएं शामिल है, रिनकॉनसोरिया, इसमें शामिल है रिनकॉनसॉरस और मुएलेनसॉरस, और लोंकोसोरिया जिसमें बेहद बड़े सॉरोपॉड्स जैसे नोटोकोलोसस, फुटालोंकोसोरस, विशाल पैटेगोटाइटन और उसकी करीबी रिश्तेदार और भी विशाल 90 से 100 टन वजन का आर्जेंटिनोसॉरस जो पृथ्वी के सबसे बड़े डायनासोर्स में से है। पृथ्वी के सबसे बड़े डायनासोर्स ज्यादातर कोलोसासोरिया शाखा के अंदर ही आते हैं, कुछ प्रजातियों को छोड़कर। सॉल्टासोरॉइडिया शाखा में ज्यादातर पृथ्वी पर जीवित अंतिम टाइटानोसॉर्स शामिल है। इनमें से कुछ जैसे एलामोसॉरस बहुत ही विशाल है, दूसरे छोटे हैं जैसे सोल्टासोरस खुद और रेपेटोसोरस। चौड़ा मुंह वाला नेमेक्टोसोरस जिसका सिर्फ खोपड़ी मिली है, विशाल शरीर वाले ओपिस्थोसिलिकोडिया जिसका सिर्फ शरीर की ही हड्डियां मिली है, सर नहीं मिला, और कई अन्य प्रजाति। टाइटानोसॉर्स के फॉसिल सभी कॉन्टिनेंट से मिले हैं, खासकर दक्षिणी कॉन्टिनेंट्स में क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक यही मुख्य हर्बीवोरस डायनासोर्स थे। कुछ टाइटानोसॉर्स आकार में विशाल थे जैसे फुटालोंकोसोरस, आर्जेंटिनोसॉरस, पुएर्टासॉरस, एलामोसॉरस और पैटागोटाइटन सभी विशाल आकार के थे। भारत में भी एक विशालकाय टाइटानोसॉर के होने के कुछ प्रमाण तो मिले हैं, मगर उसके फॉसिल ज्यादा अच्छे से ना मिलने पर उसका परिचय ठीक से पता नहीं चला है। भारत के इस मिस्टीरियस विशालकाय टाइटानोसॉर के बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे इन 3 वीडियोस को जरूर देखना। इनमें मैंने इस टाइटानोसॉर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात किया है। सॉरोपॉड डायनासोर्स की शाखा यानी कि सॉरोपोडोमॉर्फा के बहुत सारे विचित्र प्रजातियों में जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े जीव विकसित हुए थे, मगर मेसोजोइक एरा में यही पृथ्वी के इकलौते सम्राट नहीं थे। अगले वीडियो में हम फिर से वापस चलेंगे ट्रायसिक पीरियड में और देखेंगे कि कैसे विकास हुआ था 2 पैरों पर चलने वाला मांसाहारी थेरोपॉड डायनासोर्स का और कैसे पृथ्वी के शायद कुछ सबसे खतरनाक शिकारी अस्तित्व में आए। आज के लिए यहां पर ही खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि सॉरोपॉड डायनासोर्स कितने ज्यादा ऑसम हैं और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही और ऑसम डायनासोर्स के बारे में और भी वीडियोस देखना है तो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।